हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। डीकेएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के क्लासेस पे स्टूडेंट हम आपको बहुत खास बताने वाले हैं। आज जो है आज का दिन ऐसा है कि इसमें जो नीट का पिछला जो रिवीजन है वो धीरे धीरे हम स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में कोरोना वायरस की वजह से काफी सारा नुकसान बच्चों का जो है पढ़ाई ऑब्स्ट्रक्शन में रही। तो आज स्टूडेंट हम आपको बताने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। और इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द fertilization in human being. Fertilization, it is a very important topic for the NEET, and today in the class I am going to describe about the steps of the fertilization, what are those steps and what are the functions of the different types of the enzymes which are found into the acrosome. That is too much important. Signification of the fertilization, that is also important. तो आज मैं ये कहना चाहूंगा स्टूडेंट, जो लोग हमारी लाइव क्लासेस को देख रहे हैं चैनल पे बने रहिए, हमारी क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी धीरे धीरे जो दिनचर्या है, क्योंकि अभी धीरे धीरे क्या हो गया है कि नीट का जो एग्जाम है उसकी डेट फिक्स हो गई है, उसका एग्जाम होने ही वाला है। जो स्लोनेस आई है वो स्लोनेस को थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा आगे को लेके जाइए। आइए आज हम चर्चा करते हैं ह्यूमन फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन, इट इज आल्सो नोन एज द सिंगेमी। फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? सिंगेमी भी बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन स्पेशली दैट इज द मिक्सिंग ऑफ द टू गेमीट्स in case of male and female. In case of male and female, what happens? The fertilization process takes place. जब दो इंडिविजुअल अलग अलग हो, मेल और फीमेल अलग अलग हो, उनके बीच में जो जर्म सेल बनती है, उन दोनों के फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ह्यूमन की केस अगर हम देखें, ये फर्टिलाइजेशन क्या है? ये सभी एनिमल्स पे पाया जाता है और करीब करीब असेक्सुअल या सेक्सुअल दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वो डायरेक्ट बॉडी से अराइज हो जाता है। तो अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और ह्यूमन केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है, दोनों जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं और अपनी जर्म सेल को एक प्रोसेस के थ्रू, दैट इज नोन एज द क्वाइटस प्रोसेस, उसके थ्रू रिलीज करते हैं, तब ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो क्रिएट होती है। अब यहाँ पे खास बात ये है कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं, नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए सबसे बड़ी खास बात है स्टूडेंट की, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको वो सारे टॉपिक्स पे बात करनी है, वो सारे टॉपिक्स पे जाना है जहां पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं इसको भी जानने की बहुत जरूरत है। क्वेश्चन बनेंगे फर्टिलाइजेशन के उन पॉइंट्स पे जहां पे एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स होती है। फर्टिलाइजेशन के उन पॉइंट्स पे बनेंगे जहां पर उसके टाइम पीरियड की बात होती है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो फर्टिलाइजेशन को क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक को क्वेश्चन बनाती है। आइए हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होते हैं और फर्टिलाइजेशन का जो वो है, क्या बोलते हैं, जो डिफिनीशन है वो क्या है। फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन की अगर हम बात करें, फर्टिलाइजेशन के डिफिनीशन की अगर हम बात करें, तो फर्टिलाइजेशन जो है ये क्या है? फर्टिलाइजेशन is the fusion of haploid male gamete and haploid female gamete to form the diploid zygote is called the fertilization. मेल और फीमेल की केस में ये फ्यूजन की बातें को बोला है, इन्होंने फ्यूजन की बातों को बताया कि फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन होता है। यहाँ पे मेल और फीमेल गेमीट क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने का मतलब एक दूसरे से क्या करते हैं, ये जो है ये जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। कौन कौन से? मेल गेमीट और ये कौन सा? हप्लॉइड फीमेल गेमीट। ये मेल गेमीट और ये फीमेल गेमीट जो है, ये दोनों क्या होते हैं? ये फ्यूज हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन, एंड इट इज आल्सो नोन एज द फर्टिलाइजेशन। इसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। द आइडिया ऑफ फर्टिलाइजेशन वाज नोन बाय द ल्यूवेनहुक इनटू द 1683। ल्यूवेनहुक ने इसको दिया था फर्टिलाइजेशन की क्राइटेरिया को। तो स्टूडेंट आप इसको ध्यान में रखना, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है और ये साइंटिस्ट का नाम भी आपको जो है पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। हम आपको जब भी बताते थे इस तरीके से बताते कि जहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता हो, और क्वेश्चन का ऐसा नीट का अभी जो पैटर्न आ रहा है सब में स्लोनेस बनी हुई है, सारे लोगों में कैसा है? स्लोनेस बनी हुई है। और स्लोनेस बनी होने की वजह से क्या है कि लोग जो है धीरे धीरे अभी जैसे निद्रा से उठ रहे हैं, उनको होना है नहीं होना है। कोरोना का इतना स्लोनेस आ गई है कि किसी में जोश नहीं आ रहा है, ना बच्चों में पढ़ने का जोश आ रहा है, ना टीचर में क्लासेस में ऐसे जोश नहीं आ रहा है। नहीं तो एकदम हम लोग धक्का चक्का के साथ चलते थे और इसके बाद फर्टिलाइज कोई भी प्रोसेस को बताते थे।
बायोलॉजी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इनटू द फर्टिलाइजेशन। ये जो आइडिया है फर्टिलाइजेशन का किसने दिया था? फर्टिलाइजेशन वाज नोन टू द ल्यूवेनहॉक ने 1683 में इस बात को क्लियर किया था। अब 1683 में इस बात तो सबसे बड़ी बात है जो नीट का क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट, वो होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, ये साइट की बात होती है। फर्टिलाइजेशन के लिए जो साइट है यहाँ पे देखिए, इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस मोस्टली इनटू द एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। आप ये कह सकते हो आप द ओविडक्ट, यानी ये जो जंक्शन होता है, यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं, ये हो गया इन्फेंटिबुलम और ये हो गई ओवरी, ये हो गई ओवरी। ओवरी से जैसे ही अंडा यहाँ से निकल करके बाहर आता है, इन्फेंटिबुलम की यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं इसको? फिम्ब्री बोलते हैं। ये जो फिम्ब्री होती है इसकी मूवमेंट इनवर्ट साइड होती है और यहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब इस तरीके से जाकर के यूटेरस में लगी होती है। तो यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होगी? फर्टिलाइजेशन, ये हो गया यूटेरस, राइट, यूटेरस हो गया। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी? ये अंडा जो होता है यहाँ से क्या होता है, ये अंदर को जाता है और अंदर जाने के बाद जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है, सेम टाइप के स्पर्म जो होता है इधर से एंट्री करता है और स्पर्म जो होता है यहाँ से एंट्री करने के बाद धीरे धीरे चल करके ये भी इसके अंदर आता है और यहाँ पे जाकर के ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को संपन्न करता है। इसको बोलते हैं एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। ये हो गया इन्फेंटिबुलम, ये हो गया अम्बुला, ये हो गया स्थमस। तो यहाँ पे जो जंक्शन है, यानी ये आपका जो जंक्शन पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट होता है? ये जो जंक्शनल पॉइंट है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब खास बात यह है कि जब हम फर्टिलाइजेशन को पूर्ण रूप में पढ़ रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन की इवेंट क्या हो सकती है, कौन कौन सी ऐसी इवेंट है जो होती है फर्टिलाइजेशन में, इसको जानने के लिए स्टूडेंट अपने को क्या करना है कि हमको आगे पढ़ना है। आइए हम जानते हैं कि इवेंट कौन कौन सी हो सकती है फर्टिलाइजेशन की इवेंट। फर्टिलाइजेशन की इवेंट जो है यहाँ पर हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन की इवेंट कौन सी है, स्टेप्स होते हैं इसमें। पहला है इसमें अराइवल ऑफ द स्पर्म। फर्स्ट फेज में क्या होता है? अराइवल होता है। पहले फेज में क्या होता है? अराइवल आता है। अराइवल कहाँ से होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि अराइवल कहाँ से होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्वाइटस, जब ह्यूमन मेल कम नियर विद द फीमेल and they participate into the copulatory process that is known as the coitus. During that time, what happens? The male insert his penis into the vagina of female and release the sperm by the coitus process that is known as the arrival of sperm into the vagina of the female. तो बात बड़ी क्लियर है कि जब क्वाइटस की प्रोसेस में आते हैं मेल और फीमेल कॉपुलेटरी टाइम में, तो उनके कैपुलेशन के बीच में ये क्या होता है? स्पर्म रिलीज होता है, दैट इज नोन एज द अराइवल ऑफ स्पर्म। अब अराइवल ऑफ स्पर्म जब हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि स्पर्म का जब अराइवल होता है, 1 मिनट, स्पर्म का जब अराइवल होता है, राइट है, स्पर्म का अराइवल होता है तो ये स्पर्म क्या होता है? मूवमेंट करता है। स्पर्म क्या करता है? ये मूवमेंट करता है और मूवमेंट करके क्या होता है कि स्पर्म जो होता है इट पासेस इनटू द uterus through the vagina and passes through the uterus, it reach into the fallopian tube at the ampullary region. At the same time arrival of secondary oocyte occur. अब ये सेकेंडरी oocyte की जब हम अगर बात करें तो ये सेकेंडरी oocyte कहाँ से निकलती है? ये सेकेंडरी oocyte निकलती है जो है ओवरी से। दोनों के बीच में यहाँ पे बच्चों एक बात होती है कि खास बात यह है कि जब स्पर्म जो है वहां से निकलता है, स्पर्म जो होता है रिलीज होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो उसमें जो विस्कस फ्लूइड होता है जिसको हम सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, वो सेमिनल फ्लूइड दैट इज द मिक्सचर ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड, और उसके अंदर जो होता है उसकी मूवमेंट के लिए वहां पर जो है एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिस मटेरियल का नाम क्या है आप बता सकते हो, जान सकते हो, उसका नाम है फ्रक्टोज। Fructose provide the energy and the activation of the sperm that is given by the uterine membrane. ये दो सवाल आपसे बन सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें एक्टिवेशन कौन करता है? एक्टिवेशन होता है यूटेराइन जो स्पर्म होता है उसका जो विस्कस फ्लूइड है और इंटरनल लाइनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ये एक्टिवेशन प्रोवाइड करती है। यानी लाइनिंग में जो विस्कस फ्लूइड है जो उसमें क्या करता है वो एनर्जी देता है और उसके अंदर होता है फ्रक्टोज।
तो फ्रक्टोज जो है वो सेमिनल फ्लूइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो बॉडी में पाया जाता है, और ये रिलीज होता है उसी टाइम पे जब सीमेन डिस्चार्ज होता है। इसीलिए फ्रक्टोज को बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। और जब किसी रेप की केस होती है या किसी ऐसी केस होती है जिसमें रेप की शिकायत होती है, तो वहां पर फ्रक्टोज को जो है चेक किया जाता है, क्योंकि फ्रक्टोज उसी में प्रेजेंट होता है, बाकी बॉडी में कभी प्रेजेंट नहीं होता है। आइए, अब ये फ्रक्टोज प्रोवाइड द एनर्जी टू द मूविंग स्पर्म, जो स्पर्म मूव कर रहे हैं उनको एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यूअसली, उसमें सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपको ध्यान रखना होगा। तो सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसको एनर्जी देता रहता है और वो फास्ट रैपिड मूवमेंट से जाता है। स्पर्म का रिलीजिंग कितना होता है, इसका नॉर्मल पॉइंट कितना होता है, इसको भी हम बता दे रहे हैं। इन वन इंजेक्शन नियर बाय 2.5 to 3 ml of the semen discharge and into the semen the living cell germ cell that is known as sperm that is nearby 250 to 300 millions of the sperms are present। तो इतने सारे मिलियंस जो होते हैं स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पर्म क्या होते हैं 200 to 300 मिलियंस जो होते हैं स्पर्म कैसा होता है, एक इंजेक्शन में 1 ml में जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनका जो वो होता है लिविंग जो कंडीशन होती है ये करीब 12 से 14 घंटे होती है, और इनका जो मेजरिंग साइज होता है वो 0.055 mm के करीब, नियर बाय 60 माइक्रोन के करीब होता है। तो यानी ये इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने कम होते हैं कि इनको हम ऐसा कह सकते हैं कि इनका जो नंबर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आउट ऑफ दैट मिलियंस ऑफ द मींस नियर बाय 200 to 300 मिलियंस ऑफ द स्पर्म, any only one sperm can fuse with the egg cell। एक ही कोई फ्यूज करेगा। अब देखिए प्रोसेस कैसी हो रही है और किस तरीके से प्रोसेस हो रही है। ये प्रोसेस इस तरीके से हो रही है बेटा कि जब स्पर्म रिलीज हो गया, उसने मूवमेंट दिया, एक्टिवेशन हो गया। एक्टिवेशन होने के बाद सेम टाइम एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस, द सेकेंडरी oocyte, कौन सा oocyte, सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या होता है, वो वहां से रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte की बात अगर हम करें कि सेकेंडरी oocyte क्या होता है, तो सेकेंडरी oocyte जो फैलोपियन ट्यूब से रिलीज होता है वो मेच्योर ग्राफियल फॉलिकल से रिलीज होता है। और मेच्योर ग्राफियल फॉलिकल कैसा होता है कि जब ये रिलीज करता है तो उसका जो प्रोसेस ऑफ डिवीजन है वो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। अब ये मेच्योर्ड हो जाता है, और इसकी जो टाइमिंग होती है फर्टिलाइजेशन की होती है 6 आवर। तो आप ये समझ लीजिए कि स्पर्म जब रिलीज होगा, हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब स्पर्म रिलीज होगा, तो स्पर्म रिलीज होगा इसका मतलब कैसा होगा कि अगर स्पर्म रिलीजिंग की बात करें तो स्पर्म का लिविंग टाइम कितना है, तो स्पर्म का लिविंग टाइम है, स्पर्म लिविंग टाइम दैट इज द नियर बाय कितना है, स्पर्म का लिविंग टाइम है 12 to 14 आवर्स। कितना है, 12 to 14 आवर्स है, राइट है। और इसका एक का स्पर्म सेकेंडरी oocyte यानी एक का जो है, एक का लिविंग टाइम कितना है, एक का लिविंग टाइम है, इसका लिविंग टाइम है, लिविंग टाइम दैट इज द नियर बाय कितना होगा, ये होगा 6 आवर्स। कितना होता है, 6 आवर्स के करीब होता है। यानी आप कह सकते हैं 6 आवर के करीब होता है स्पर्म और एग का। तो आप ये कह सकते हो कि सर ऐसा है कि अगर इतना टाइम के बीच में कॉपुलेशन में कभी भी टाइमिंग में लगता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस टाइम पे आप जो है क्वाइटस की प्रोसेस होती है और उसी टाइम पे ये इसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ये कैसा होता है कि टाइम फर्टिलाइजेशन के बाद, कहते हैं ना क्वाइटस के बाद भी जो है कुछ टाइम बाद जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है। तो इसलिए टाइम को हम देखते हैं कि एग्जैक्ट सेकेंडरी oocyte ये एग्जैक्ट कौन से दिन में निकलता है, तो ये निकलता है स्पर्म, ये निकलता है 14th डे। कौन से दिन में ये निकलता है, 14th डे, यानी ये निकलता है 14वें दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन से दिन में, 14th डे, 14वें दिन, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये 14th डे पे जो होता है, ये क्या होता है, रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। अब सेम टाइम पे यहाँ पे क्या हो गया बेटा कि सेम टाइम पे अगर जो है एग, सेम टाइम पे अगर एग जो है और उसी सेम टाइम पे स्पर्म, ये कैसा है कि दोनों फ्यूज करते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, फ्यूज करते हैं, तो जाकर के कैसा होगा, ये बात बनेगी
और उसमें फ्यूजन हो जाएगा। तो ये हो गया एक सेल, ये क्या हो गई, ये हो गई एक सेल, राइट है, और ये हो गया क्या, ये हो गया आपका स्पर्म। अब ये दोनों का जो फ्यूजन हो रहा है, दोनों का जो फ्यूजन हो रहा है, इसी फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब इसमें फ्यूजन में देखो कि प्रोसेस क्या हो रही है, इसमें जो खास बात है वो प्रोसेस कहां पे हो रही है, कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म की, स्पर्म की कैपेसिटेशन होती है। कैपेसिटेशन मींस उसकी एनर्जी को बढ़ाया जाता है। एनर्जी कौन बढ़ाता है, कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म, इट इज डन बाय द विस्कस फ्लूइड secreted by the inner lining of the fallopian tube। viscous fluid, ये जो कैपेसिटेशन होता है उसमें दो बातें होती हैं। अच्छा, इसको आपको समझने के लिए आपको ऐसा समझना है कि ये विस्कस फ्लूइड जो होता है, विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड, फ्लूइड ऑफ इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ fallopian tube, fallopian, inner lining of fallopian tube, fallopian tube, fallopian tube की जो इनर लाइनिंग होती है उससे जो यहाँ पर विस्कस फ्लूइड होता है, fallopian tube, इनर लाइनिंग ऑफ fallopian tube में ये कैसा होता है कि जो सेक्रेशन होता है, राइट है, 1 मिनट, इनर लाइनिंग का जो सेक्रेशन होता है 1 मिनट, तो ये कैसा होता है, विस्कस फ्लूइड के द्वारा। किसके द्वारा, विस्कस फ्लूइड जो आपका इनर लाइनिंग, विस्कस फ्लूइड ऑफ, विस्कस फ्लूइड ऑफ इनर लाइनिंग के द्वारा, फ्लूइड ऑफ इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ fallopian ट्यूब, राइट है, एफटी, fallopian ट्यूब। तो fallopian ट्यूब का जो इनर लाइनिंग है, fallopian ट्यूब का जो इनर लाइनिंग है उससे जो है विस्कस फ्लूइड जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो कैपेसिटेशन का काम करता है। अब ये विस्कस फ्लूइड क्या करता है कि विस्कस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो है वो फ्रक्टोज होता है। क्या होता है यहाँ पे, फ्रक्टोज होता है। ये फ्रक्टोज जो है, कौन सा, ये फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज इसमें विस्कस फ्लूइड में क्या करता है, वो काम करता है। यहाँ पे आपको ये भी जानने की जरूरत है कि ये फ्रक्टोज जो है उसको क्या करता है, एनर्जी देता है। और फ्रक्टोज जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट होता है सिर्फ सीमेन में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सीमेन में प्रेजेंट होता है। तो फ्रक्टोज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज जो है ये कैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये फ्रक्टोज जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, विस्कस फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। और इस फ्रक्टोज के बारे में अगर हम बात करें, फ्रक्टोज के बारे में हम बात करें तो ये जो फ्रक्टोज है ये रेप इत्यादि के केस, रेप की केस में इसी को चेक किया जाता है, फ्रक्टोज को चेक किया जाता है। बात समझ में आ रहा है, फ्रक्टोज को चेक किया जाता है। तो ये फ्रक्टोज भी काफी इंपॉर्टेंट है जो विस्कस फ्लूइड में प्रेजेंट रहता है, एनर्जी देता है। आफ्टर देन व्हाट हैपेंस, द फिजिकल एंड केमिकल इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब इसमें फिजिकल और केमिकल इवेंट फर्टिलाइजेशन की होगी, वो कौन कौन सी इवेंट है जो हो सकती है उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। फिजिकल इवेंट में कैसे हो गई कि पहले तो फिजिकल इवेंट में क्या हो गई कि उसका जो शेप साइज है उसमें चेंजेज होता है, और केमिकल इवेंट जो होता है उसमें भी चेंजेज होता है। केमिकल इवेंट में एक रिएक्शन होती है, उसका नाम है फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, दैट इज द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब यहाँ पे जब स्टूडेंट हम पढ़ते हैं तो बहुत डीपली जाने का होता है, और यहीं से आपके नीट के सवाल बनते हैं। तो नीट के सवाल कैसे बनते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस में आप देखिए कि यहाँ पे पहला है एक्रोसोमल रिएक्शन, दूसरा है कॉर्टिकल रिएक्शन, तीसरा है स्पर्म एंट्री, कैरियोगेमी एंड एक्टिवेशन ऑफ द एग। ये जितनी भी प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम 1 बाय 1 आपको बता रहे हैं, 1 बाय 1। पहला एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन कैसे होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन की अगर हम बात करें, एक्रोसोमल रिएक्शन की हम बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, ये मान लीजिए क्या है, ये समझ लीजिए कि ये स्पर्म है, राइट है। और स्पर्म में यहाँ पर एक कैप होती है, ऐसे यहाँ पे एक कैप होती है ऐसा, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, एक कैप होती है। और यहाँ से क्या होता है, किस तरीके से स्पर्म जो होता है वो कैसा रहता है, वो बना रहता है। इसमें न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है स्पर्म का, राइट, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। अब ये तो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है, लेकिन दिस वन इज नोन एज द एक्रोसोम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। अब एक्रोसोम जो होता है
दैट इज रिच इनटू द एंजाइम। एक्रोसोम क्या है? रिच इनटू द एंजाइम, और एंजाइम का नाम क्या है? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं। अब ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम है उसकी हम चर्चा कर देते हैं। इस हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम में कौन से एंजाइम है? एक है हाइलुरोनिडेज। क्या नाम है? हाइलुरोनिडेज, राइट है। इसका नाम है हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज एंजाइम है। दूसरा एंजाइम है उसमें लाइसिन, जोनालाइसिन। क्या नाम है उसका? जोनालाइसिन। और तीसरा एंजाइम है जोनालाइसिन। राइट। तो ये दो एंजाइम उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइलुरोनिडेज जो है, अब यहाँ पे बात आ रही है कि एक्रोसोम में कैसा है कि एक्रोसोम जो यहाँ पे देखा आपने, एक्रोसोम में कैसा है कि एक्रोसोम रिच इनटू द हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम उसमें होते हैं, और हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम में कौन कौन सा एंजाइम है? तो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम में क्या है? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम में स्टूडेंट ये दो एंजाइम है, हाइलुरोनिडेज एंड जोनालाइसिन। हाइलुरोनिडेज और जोनालाइसिन ये जो है एंजाइम ऐसा काम करते हैं कि उसके चारों तरफ जो लेयर्स होती है, किसके चारों तरफ? एक के चारों तरफ जो लेयर होती है उसको खत्म करने का काम करते हैं। अब एक के चारों तरफ कौन कौन सा लेयर होती है उसको मैं बताता हूं कि ये हाइलुरोनिडेज क्या करता है। ये जो होता है कोरोना रेडिएटा को, किसको? कोरोना रेडिएटा को एकदम से उसको पेनिट्रेट करता है, और जोनालाइसिन जो होता है जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करता है। जरा हम एक डायग्राम को लेते हैं तो डायग्राम से जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये क्या है? ये है एग सेल। ये क्या है? ये एग सेल है, राइट है। ये क्या है? ये एग सेल है, इस तरीके से एग सेल है। अब इसके चारों तरफ जो है, चारों तरफ कैसा है? इस तरीके से जो है, इस तरीके से कैसा है कि लेयर बनी हुई होती है, ऐसा ऐसा लेयर बनी हुई होती है, राइट। ऐसा ऐसा लेयर बनी होती है। इसको हम कोरोना कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा होती है एक के चारों तरफ, जो आदमी का एग होता है, राइट है, जिसको हम ओम कहते हैं। कोरोना रेडिएटा की सेल्स होती है, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स है, और ये जो लेयर है, ये अंदर की जो लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जोना पेलिसिडा। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं जोना पेलिसिडा, राइट है। तो ये जो जोना पेलुसिडा की लेयर होती है, ये पेलुसिडा की लेयर है, जोना पेलुसिडा है। और ये जो लेयर है ये क्या है? कोरोना रेडिएटा। ये क्या है? कोरोना कोरोना रेडिएटा है, राइट, रेडिएटा। और इसके अंदर जो लेयर होती है, यहाँ पे दो लेयर, इसके बाद फिर क्या होता है? इसी के अंदर जो होती है ये लेयर बनी होती है इसमें, राइट। यहाँ पे कैसी होती है कि ये लेयर बनी होती है, और ये लेयर जो होती है इस तरीके से फैली हुई होती है, और इसमें दो लेयर आती है। तो दोनों लेयर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस तरीके से ये लेयर दोनों सेटल होती है। और इस लेयर के अंदर फिर क्या रहता है? यहाँ पर रहता है ये न्यूक्लियस। ये क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है, राइट है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा है? ये न्यूक्लियस है जो यहाँ पे रहेगा, राइट। ये प्रो फीमेल न्यूक्लियस होता है। तो ये लेयर को हम क्या बोलते हैं? इस लेयर को हम बोलते हैं यहाँ पे, इस लेयर को हमने बोला इसको विटेलाइन मेम्ब्रेन, इसको हमने बोला कोरोना रेडिएटा। इसको हम बोलते हैं पेरी विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? पेरी विटेलाइन मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलेंगे? पेरी विटेलाइन मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं पेरी विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन, राइट। ये पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन हो गई, पेरी में चारों तरफ पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन। और लास्ट में जो बनती है इसमें, इसको हम बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो ये जो है विटेलाइन मेम्ब्रेन है, विटेलाइन मेम्ब्रेन, राइट। विटेलाइन मेम्ब्रेन बन गई। और ये हो गया अब यहाँ पर ये फीमेल न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे हम फीमेल न्यूक्लियस। तो ये हो गया फीमेल प्रोन्यूक्लियाई,
राइट, फीमेल प्रोन्यूक्लियर। अब ये स्टूडेंट कंफर्म हो गया कि इसके चारों तरफ जो लेयर्स है, ये जो चारों तरफ लेयर है, ये लेयर कैसी है, ये लेयर सीधा सीधा इस तरीके से कोरोना की रहती है, रेडिएटा की रहती है, और इसके अंदर जो होती है यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे लेयर के साथ साथ ये चीजें जो है इसको हटाने की जरूरत होती है, जिसमें जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम है ये क्या करता है, इसको खत्म करता है और स्पर्म की एंटिटी लाता है। उसके बाद यहाँ से ये टच करता है किसको, ये इसको जोना पेलिसिडा को लाइसिन नाम का एंजाइम जो होता है, लाइसिन जो है वो उसको रिलीज करता है, लाइसिन इसको ब्रेक करता है जोना पेलिसिडा को, और फाइनली ये टच करता है पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन को, और पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन से फिर क्या ये विटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करता है। तो जो एक्रोसोमल रिएक्शन है ये कार्टिकल रिएक्शन को क्या करती है, कार्टिकल रिएक्शन को मारती है, यानी ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पे दोनों एंजाइम का हमने नाम दिया कि यहाँ पे जो है हाइलुरोनिडेज एंजाइम है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो है ये किसको किल करता है, ये जोना पेलुसिडा को, जो कोरोना रेडिएटा को, किसको, ये कोरोना रेडिएटा को रिमूव करता है। और दूसरा है लाइजिन, क्या नाम है उसका, दूसरा क्या नाम है, लाइजिन, जोनालाइजिन, जोनालाइजिन, जोनालाइजिन ये क्या जोना पेलिसिडा को रिमूव करता है, जोना पेलिसिडा को रिमूव करता है, ये कार्टिकल। इसके बाद होती है स्पर्म की एंट्री। अब जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एक बहुत खास बात आती है कि स्पर्म की एंट्री कैसे होती है यहाँ पे, कि ये जितनी भी चीजें हो गई, जितनी भी चीजें हो गई ये रिमूव तो हो गया, लेकिन अब स्पर्म की एंट्री होगी। स्पर्म की एंट्री होने के दौरान कैसा होता है कि स्पर्म जब एंट्री करता है तो स्पर्म जैसे ही वेरीमिटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करता है वहां पर कैसा होता है, रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन है फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन की रिएक्शन। तो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो कौन सा एंजाइम उसको रिमूव करता है, दूसरा कौन सा है कि दूसरा उसमें ये है कि कौन सा एंजाइम जोना पेलुसिडा को रिमूव करता है। अब जैसे ही वो टच मारता है पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन को, एक्रोसोम जैसे ही टच मारेगा वैसे ही क्या होगा कि वहां पर केमिकल चेंजेस होते हैं। आपको ये चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा, एवरी स्पीशीज has the specific fertilizing and anti-fertilizing protein found on the sperm and the ovum. It is a species specific, fertilizing is species specific. अब क्या होता है कि fertilizing it is found on the surface of the ovum and anti-fertilizing that is found on the sperm. फर्टिलाइजिन कहाँ पे पाया जाएगा कि फर्टिलाइजिन जो होगा वो किस पे पाया जाएगा, फर्टिलाइजिन हमेशा पाया जाता है किस पे, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये इस ओवम पे पाया जाता है, और स्पर्म पे एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाता है। जैसे दोनों आपस में आते हैं दे आइडेंटिफाइड विद ईच अदर, और आफ्टर आइडेंटिफिकेशन व्हाट हैपेंस, जैसे वो आइडेंटिफाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब चिपकने के बाद फिर क्या होता है कि एक्रोसोम ड्यू टू रिच इनटू द हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, ये क्या करेगा कि ये जो है क्या करेगा कि जैसे ही उसमें चिपकता है ये इसको एंजाइम रिलीज करता है, और पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन को क्या करता है, वो लाइज कर देता है, और उसका न्यूक्लियस अंदर को जाता है। न्यूक्लियस अंदर जाने के बाद फिर क्या होता है, न्यूक्लियस जैसे ही अंदर गया वैसे ही वो विटेलाइन मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है सेम प्रोसेस के थ्रू, और उसकी टेल कट जाती है, सिर्फ न्यूक्लियस अंदर जाता है। जैसे विटेलाइन मेम्ब्रेन को पास करता है फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है दोनों, और फिर से उसकी एंट्री, दूसरे स्पर्म की एंट्री जो होती है वो नहीं होती है, और इसी को क्या बोला जाता है वहां पे, इसको ही बोला जाता है कि स्पर्म की एंट्री हो गई। अब स्पर्म की जब एंट्री हो गई तो फिर क्या होता है, कैरियोगेमी यानी एम्फीमिक्सिस की प्रोसेस होती है। एम्फीमिक्सिस की प्रोसेस कैसे होती है कि द एंट्री ऑफ स्पर्म स्टिमुलेट द सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट द मियोसिस सेकंड। आपसे पूछा जाएगा कि कंप्लीट सेकेंडरी oocyte का मियोसिस सेकंड कहां पे कंप्लीट होता है, तो स्टूडेंट आपको बताना पड़ेगा कि ये होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम में, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है आफ्टर द एंट्री ऑफ sperm into egg cell। जब ये एग सेल में स्पर्म एंट्री कर जाता है,
राइट है, एक सेल में स्पर्म एंट्री कर जाता है। तो स्पर्म एंट्री कर जाने के बाद उसका जो सेकेंडरी oocyte होता है, उसका जो मियोसिस सेकेंड प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड, ये जो होती है मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो जाती है। तो आपको यार ध्यान में रखना है कि कैरियोमिक्सिस टाइम के, ये आपका नीट का क्वेश्चन बन सकता है, नीट के सवाल में नीट का यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं कि मियोसिस सेकेंड कब कंप्लीट होता है। ये आपका हॉट क्वेश्चन हो सकता है, राइट है, ये आपका हॉट क्वेश्चन हो सकता है कि ये कब कंप्लीट हो सकता है, कब कंप्लीट होता है। तो सीधी सी बात है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग सेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैरियोमिक्सिस। अब इसमें कैसा होता है कि दिस इज द एंड ऑफ oogenesis एंड सेकंड पोलर बॉडी इज रिलीज, सेकंड पोलर बॉडी नाउ रिलीज होता था। नाउ न्यूक्लियस ऑफ द सेकेंडरी oocyte become the female pronucleus. At this time the head of sperm get detached from the middle piece and tail is removed. Now the sperm nucleus is called the male pronuclei. स्पर्म वहां से उसका जो टेल है वो रिमूव हो गया और फर्टिलाइजेशन के लिए एम्फीपैक्सिस की प्रोसेस जो है वहां पे फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो फीमेल जो एग सेल है वो प्रोन्यूक्लियस का काम करती है, दोनों फिर हो गए। अब उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ द, फिर क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम अगर दोनों प्रोन्यूक्लियस जो होते हैं, दोनों प्रोन्यूक्लियस वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, मिक्सिंग होती है इसकी, और मिक्सिंग होने के बाद फिर कैसा हो जाता है कि वो एक्टिव हो जाते हैं और उनकी प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। दैट इज नोन एज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट डिप्लॉइड सेल्स, उसको हम जाइगोट की डिप्लॉइड सेल्स बोलते हैं, डिप्लॉइड फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये डिप्लॉइड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, जरा डायग्राम पे देखते हैं कि कैसे हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे प्रोसेस दिखाया गया है, ये है स्पर्म जिसकी टेल है, ए बी सी डी, चार प्रोसेस के थ्रू दिखाया गया है। यहाँ पे ये कॉर्टिकल एंजाइम्स काम करते हैं, जरा हम इसकी बात करते हैं कि कॉर्टिकल एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। ये पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन, यहाँ पे दो मेम्ब्रेन दिख रही है, ये जोना पेलुसिडा लेयर है, जरा हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से बताते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया स्पर्म, राइट है, ये हो गए जोना पेलुसिडा लेयर, ये पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन, राइट है, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या हो गया कि स्पर्म का न्यूक्लियस जैसे इसको टच करता है, इसको बोलते हैं सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये चारों बाहर की तरफ कैसी होती है, कोरोना रेडिएटा की सेल्स होती है, कोरोना रेडिएटा की सेल्स है। कोरोना रेडिएटा को क्या होता है कि इसमें जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं। जोना पेलुसिडा के लिए लाइसिन होता है। उसके बाद पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन को जैसे ये टच करता है एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज होता है और ये सेकेंडरी oocyte जो होता है, स्पर्म न्यूक्लियस जो होता है रिलीज हो जाता है। और फिर क्या होता है, इसके जो टेल है यहाँ से क्या हो जाती है, वो कट जाती है, यहाँ से क्या हो जाती है, ये कट जाती है, यहाँ से कट जाती है और सिर्फ ये न्यूक्लियस ही रिलीज होकर के यहाँ पे इसके पास में पहुंचता है, राइट है, इसके पास में यही पहुंचता है। बातें समझ आ रही है? तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है और इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझ लेना है। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ उसमें नहीं है, लेकिन आपको उसकी स्टेप जानना बहुत जरूरी है, स्टेप जानना बहुत जरूरी है। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। अब ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन बन गया। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस भी जानने की जरूरत है स्टूडेंट। आइए हम जानते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसके सिग्निफिकेंस में हम बात करेंगे, सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। तो सिग्निफिकेंस की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो फर्टिलाइजेशन हैज द फॉलोइंग सिग्निफिकेंसेस। It restored the diploid number of chromosome characteristic species 46 in human being. Fertilization initiate cleavage. It introduces the centriole which are lacking into the mesory. Fertilization result in determination of sex into the embryo. It combines the characteristic of two parents. This introduces the variations. Fertilization membrane develop after the entry of the sperm, prevent the entry of other sperm into the ovum. ये पूरी की पूरी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की थी जिसको हमने आपको बताया, समझाया। और यहाँ से हम लोग फर्टिलाइजेशन को पूरा का पूरे प्रोसेस के जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि फर्टिलाइजेशन कब होता है,
उसके लिए आप जान लीजिए क्वाइटस के टाइम पे जस्ट ऑन 14th डे व्हेन द एग रिलीज, 14वें दिन जब अंडा रिलीज होता है उसी टाइम पे अगर क्वाइटस की प्रोसेस जो होती है कॉपुलेशन के दौरान, उसमें कैसा होता है, कॉपुलेशन के दौरान उसमें कैसा होता है कि अगर स्पर्म रिलीज होता है सेम टाइम पे वो जाके मैटिंग करता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, अन्यथा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। इसीलिए दूसरे डेज को हम सेम पीरियड भी कहते हैं। दूसरी बात हो गई कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं। एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम और जोनालाइसिन एंजाइम। और उसके बाद फिर क्या होता है, कैरियो मिक्सिंग, एमपी मिक्सिंग क्या है, तो एमपी मिक्सिंग आप वहां पे बता, सॉरी उसको मिक्सिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स आप ये बता सकते हो, आपको पूछा जा सकता है। और उसपे सिग्निफिकेंस पे स्टूडेंट्स आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। थैंक यू।